नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड में भी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम धामी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। तो कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सीएम आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया था और जैसा कि आप लगातार कई दिनों से तस्वीर देख पा रहे हैं, देश भर में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से ये कार्यक्रम उत्तराखंड में सीएम आवास पर रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कई लोग मौजूद रहे। कई तरह के कार्यक्रम भी इसमें रखे गए। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है, देहरादून में भी ये कार्यक्रम रखा गया सीएम आवास पर। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण रहा है ये कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इस कार्यक्रम को पूरे देश में मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाता है। और मुख्यमंत्री आवास में भी जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और बड़ी तादाद में जो है वो महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। तो संदेश साफ है कि जो पहचान आज तक उन्हें नहीं मिली थी, उस पहचान को उन्हें दिलाने को लेकर बीजेपी का ये कार्यक्रम जो है वो देश भर में चल रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस कार्यक्रम को चलाने के बाद अहिल्याबाई होलकर को कितनी जो है वो पहचान मिलती है, क्योंकि बीजेपी कई विभूतियों को ऐसी जो है केंद्र सरकार में जब से बीजेपी आई है, ऐसी विभूतियों को पहचान दिलाने में कामयाब रही है जिनको जो गुमनाम नहीं है। तो उन्हीं में से अहिल्याबाई होलकर भी हैं, जो एक गुमनाम चेहरा है, लेकिन अब बीजेपी उनको जिस तरीके से जयंती मना रही है तो देश भर में उनको पहचाना जा रहा है कि आखिरकार उनका क्या कुछ योगदान जो है वो देश के लिए रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीर भी सामने आ रही है और इसी क्रम में एक कार्यक्रम देहरादून में सीएम आवास पर भी रखा गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता विनोद तावड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और चले बढ़ते आगे, उत्तराखंड में मानसून से पहले उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। इसी को लेकर राज्य आपदा विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यशाला में सचिव आपदा प्रबंधन समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस दौरान मानसून या आपदा से निपटने को लेकर किए जा रहे प्रबंधों पर डिस्कशन की गई। प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने आपदा मित्र की तरफ से जो है आपदा सखी, इसके बारे में क्या काम करेंगे? देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है, वो लोग जुड़े हुए हैं। डंगवाल लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, 2025 मॉनसून कार्यशाला ये नाम रखा गया, सिक्योरिटी पर्पज से क्या चैलेंज रहने वाला है एनडीआरएफ के सामने, एसडीआरएफ के सामने या फिर अन्य एजेंसियों के सामने, इस पर डिस्कशन की गई। मॉनसून कैसा रहेगा, टूरिज्म कैसा रहेगा, सरकार की तैयारी क्या है? उत्तराखंड में जिस तरीके से जब मानसून आता है तो कहीं न कहीं मानसून जो है वो उत्तराखंड पर भारी रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के नाते काफी भूस्खलन भी उत्तराखंड में मानसून के सीजन में देखा जाता है और जगह जगह पहाड़ियों से मलबा गिरता है, काफी नुकसान भी होता है और आपदा जैसे हालात भी कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। खासकर जो चमोली का जिला हो, उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, तो इन जिलों में जो है वो काफी नुकसान भी जो है वो आपदा के दौरान देखने को मिलता है। और चारधाम यात्रा भी जिस तरीके से चल रही है और चारधाम यात्रा जो मानसून सीजन में काफी कम हो जाती है, उसके बावजूद भी कुछ यात्री जो है वो चारधाम यात्रा का रुख करते हैं, क्योंकि उस समय यात्रियों की संख्या कम होती है। लिहाजा जो आपदा से कैसे जो है रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए, उसको लेकर ये कार्यशाला का आयोजन था, क्योंकि मुख्य रूप से आपदा अगर आती है तो कैसे जो है त्वरित गति से रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सकता है, जो लोग फंसे उन्हें कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, इन्हीं चीजों पर जो है वो इस कार्यशाला में मंथन हुआ है। क्योंकि आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा आने के बाद जो रेस्क्यू टाइम है उसे कैसे कम किया जाए, कैसे राहत पहुंचाई जाए, मानसून से पहले क्या कुछ चुनौतियां सरकार के सामने है, सभी विभागों के सामने है, उन पर भी विस्तार से जो है इस कार्यशाला में मंथन हुआ है। और जो जरूरी सुविधाएं हैं उनकी जो जिलों में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो उसको पर्याप्त तरीके से जो है जिलों तक पहुंचाया जाए। जिस तरीके से पहाड़ी जनपद है, राशन की जो उपलब्धता होती है उसे एडवांस में मानसून सीजन में 2 से 3 महीने पहले जो है वो पहुंचा दिया जाता है, ताकि यदि अगर जो दुर्गम क्षेत्र इलाके अगर जहां पर उत्तराखंड की अगर यदि कोई सड़क बाधित भी हो जाती है तो ज्यादा जो है परेशानियां लोगों को न झेलनी पड़ी। तो इस तरीके की भी जो तैयारियां सरकार की रहती है, लेकिन जो ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था वो रिस्पॉन्स टाइम कम करने को लेकर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ मौजूद रहे और इस कार्यशाला का मकसद ये था, उद्देश्य ये था
ताकि मानसून जब सक्रिय होता है तो फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, टूरिज्म भी इफेक्ट पड़ता है और ऐसे में रेस्क्यू टाइम कैसे कम किया जा सके, इस पर चर्चा की गई है। और चले बढ़ते आगे, देहरादून के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं पर विभागों की प्रगति पर संतुष्टि जताते हुए इन्हें पूरी करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाएगा, साथ ही जनहित और राज्य हित की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने योजनाओं को पोर्टल पर लगातार अपडेट किए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं रुड़की में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतिभा एवं प्रांतीय लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने जिले के सरकारी विद्यालयों को 10 करोड़ 72 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब रुड़की राजकीय इंटर कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेज में स्टाफ बढ़ाए जाने का भी कार्य बढ़ेगा। तेईस स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। हम लोगों ने आज लगभग 15 स्कूलों में साइंस लैब के लिए पैसा दिया है, फर्नीचर के लिए पैसा दिया है। लगभग आज 11 करोड़ रुपए हमने हरिद्वार जिले के सभी स्कूलों के लिए शौचालय से लेके, अतिरिक्त कक्ष से लेके, लैब से लेके जो डिमांड थी, और मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज यहाँ पे टॉपर बच्चों का भी सम्मानित किया गया है। जिन बच्चों ने खेल में हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। वहीं उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी मामले में कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया। वहीं जांच एजेंसियों के सबूतों और मजबूत पैरवी के चलते बेटी को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जांच एजेंसियों की भी तारीफ की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी ने भी स्पष्ट किया था कि दोषियों को कठोरतम सजा सुनिश्चित करवाई जाएगी। आज न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी, उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए, समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम सदैव खड़े रहे। हमारी अपेक्षा है के मुताबिक यह फैसला आया है और मैं कह सकता हूं कि अपराध उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज के फैसले ने इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को भी एक सबक दिया है और हम पुनः न्यायालय के इस सारे फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन विभाग की तरफ से रोपवे का कार्य लगातार जारी है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने रोपवे कार्य को लेकर इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि सुरकंडा रोपवे पर पिछले 2 सालों से कार्य चल रहा है। मसूरी देहरादून रोपवे में 26 टावर्स में से 23 टावर्स पर कार्य हो चुका है। इसके साथ ही श्री केदारनाथ और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं कई रोपवे पर जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की भी बात उनकी तरफ से कही गई।
सूरकंडा रोपवे हमारा अभी शुरू हो गया है। विगत 2 साल से वो काम हमारा वो एग्जीक्यूट हो गया है प्रोजेक्ट। मसूरी देहरादून रोपवे जो हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसमें भी पिछले साल से काम चालू हो गया है। 26 टावर में से 23 टावर्स में हमारा काम शुरू हो गया है। और हमारा जो मटेरियल रोपवे जो क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसी भी रोपवे प्रोजेक्ट का, वो हमारा 31 जुलाई तक हमारा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जहां तक हमारे यमुनोत्री रोपवे की बात है, उसमें हमारे जो 5 टावर के सापेक्ष में जो पहले 5 टावर है, उसके सापेक्ष जमीन का अधिग्रहण हो गया है और अपने डेवलपर को जमीन हमने हस्तांतरित कर दी है। जो चंपावत में जो हमारी पूर्णागिरी जो माता का जो टेम्पल है, वहां पे जो हमारा रोपवे है, तो लोअर टर्मिनल पे प्रॉब्लम नहीं, उस पे काम हमारा काफी अच्छा चल रहा है। जो अपर टर्मिनल पे स्टेबिलिटी वाला इश्यू आ रहा है, तो हमको नई अपॉइंटमेंट डेट हमको देना पड़ा है। तो इसके साथ में जो भी जियोलॉजिकल टेस्ट है वो अभी चल रहे हैं, लेकिन वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। वहीं हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। मामले की जांच कर रहे सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी है। तो सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है। बता दें कि इस मामले में अभी तक नगर निगम के 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में मेयर ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है और मामले में दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला, हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पे तुरंत, जब हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत इस पे कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर भूस्खलन हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौत की खबर आ रही है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक गुप्त काशी के पास कुंड नाम की जगह पर भूस्खलन होने से एक वाहन चपेट में आ गया। वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव और राहत का काम शुरू किया गया। वहीं सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक युवक की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन किस तरह के हालात वहां पर उत्पन्न हुए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। हादसे में एक युवक की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे इस तरह की तस्वीरें, लैंडस्लाइड और भूस्खलन की जानकारी, इंफॉर्मेशन लगातार अलग अलग पहाड़ी जनपदों से सामने आने वाली है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, घायलों की स्थिति क्या है? देखिए, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शुक्रवार देर शाम को एक हादसा हुआ है, जिसमें जो गौरीकुंड के से पहले काकड़ा का एक स्थान आता है, यहाँ पे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र से बड़े बड़े बोल्डर एक वाहन के ऊपर गिर गए और वाहन में कुल जो वाहन चालक है उसके समेत 6 लोग सवार थे, जिनमें से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही घटना की सूचना मिली तो रुद्रप्रयाग पुलिस एसडीआरएफ द्वारा जो वहां पे सवारी थे उनका रेस्क्यू किया गया
जिसमें से एक जो युवक था उसके अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था, और उसके बाद जो अन्य चार युवक है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, और अस्पताल में फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होता है, खासतौर पे जो केदारनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे एनएस द्वारा जो चौड़ीकरण का कार्य हुआ था उसके बाद से कहीं लैंडस्लाइड जो जोन है वो सक्रिय हो गए थे, भूस्खलन जोन सक्रिय हो गए थे। तब से जैसे ही बरसात का समय आता है, मानसून सत्र शुरू होता है, तो पहाड़ी से बोल्डर गिरने का खतरा हर समय बना रहता है। और काकड़ागाड़ जो स्थान है यहाँ पर भी एक बड़ा भूभाग जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर ये भूस्खलन सक्रिय रहता है। अक्सर पहाड़ियों से बोल्डर गिरते हैं, तो कल देर शाम इसी तरह से पहाड़ी से बोल्डर गिरे जिससे वाहन के ऊपर गिर गया, और ये बड़ा एक हादसा। कुलदीप ये जानकारी भी आप दें कि जहां पर केदारनाथ नेशनल हाईवे पर जो ये हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, वहां से अस्पताल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्या है? देखिए, जो काकड़ागाड़ स्थान है जिस स्थान पर यह हादसा है वहां से अगस्त्यमुनि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है 20 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन क्योंकि घायलों की हालत काफी गंभीर थी, तो इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद अगस्त्यमुनि स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा गया, और यहाँ से भी दो जो घायल है उनको देश अस्पताल श्रीनगर के लिए उनको रेफर किया गया था। फिलहाल जो गंभीर हालत युवक है उनको श्रीनगर चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है, और बाकी जो अन्य है उनका इलाज रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो हादसे से जिसकी जिला अस्पताल की दूरी करीबन 30 किलोमीटर के आसपास। इस लैंडस्लाइड के बाद स्थानीय लोगों के अलावा क्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंची थी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही घटना की सूचना मिली है तो जो रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन तंत्र है, एसडीआरएफ की टीम और डीडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई थी, और उसके साथ ही स्थानीय अगस्त्यमुनि की पुलिस और ऊखीमठ पुलिस भी वहां पे मौके पे पहुंची थी। और तत्काल ही जो वाहन गिरने की सूचना, जैसे वाहन के ऊपर पत्थर गिरने की सूचना जैसे ही मिली, तो तत्काल वहां पे टीमें पहुंची और उनके द्वारा वाहन के अंदर जो यात्री दबे हुए थे उनको निकाला गया, चिकित्सालय के लिए पहुंचाया गया। और इस तरह की स्थिति अक्सर क्योंकि रुद्रप्रयाग आपदा की जिससे भी जोन 5 में आता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर जो टीमें बनाई गई हैं आपदा के लिहाज से, वो टीमें हर समय एक्टिव रहती है, और वो जो डीडीआरएफ है वो लगातार ये मूवमेंट बनाई रहती है कि जहाँ पे इस तरह की सूचना आती है तो वो तत्काल वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जानकारी साझा करने के लिए। और ये दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें, जिसके बाद स्थानीय लोग भी पहुंचे जिन्होंने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर भी मदद की कोशिश की। और चले बढ़ते आगे, हरिद्वार के सराय में चल रहे एक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में अश्लील डांस कराया जा रहा था। तो वीडियो वायरल होने के मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को रुकवा दिया और जांच शुरू की। वहीं जांच में पुलिस ने पाया कि मेला आयोजक ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए डांस का आयोजन करवाया। फिलहाल पुलिस ने मेला आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सराय में ये एक मेले की अनुमति ली गई थी जिसमें झूले लगाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में जब वहाँ से ये जानकारी में आया, वहाँ के व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई कि मेले में डांस कराया जा रहा है, इस पर तत्काल पुलिस में जो है उस व्यक्ति के जो आयोजक है उसके विरुद्ध कार्रवाई करी है निरोधात्मक, और जो है उस मेले को और डांस को बंद करा दिया। वहीं खबर यह भी कि गढ़वाल राइफल्स के 4 जवानों ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उन्होंने सेना के पर्वतारोही दल के साथ माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इससे लैंडसोन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में खुशी की लहर दौड़ गई है। गढ़वाल रेजिमेंट ब्रिगेडियर ने बताया कि 10 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर सेना के 22 पर्वतारोहियों को ऊंचे माउंट एवरेस्ट आरोहण के लिए रवाना किया था। दल में 6वीं गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार सुनील सिंह, गढ़वाल स्काउट के हवलदार बलवंत सिंह और लांस नायक धर्मेंद्र और 13वीं गढ़वाल राइफल्स के हवलदार रघुवीर सिंह भी शामिल थे।
और अब बात हल्द्वानी की भी। हल्द्वानी में 1 जून को कांग्रेस की तरफ से भव्य जय हिंद रैली का आयोजन किया जाना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मौके पर पहुंचकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून को होने वाली जय हिंद रैली ऐतिहासिक रहेगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का धन्यवाद किया जाएगा। ये हमारे सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को समर्पित है। हम सैनिकों को इसमें धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया, देश के लिए काम किया। दूसरी तरफ हमारी जो नीति निर्धारक होने चाहिए, जिनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से आगे रहें। आज सेना के शीर्ष जो लीडर्स हैं उनको प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ रहा है। आपने देखा होगा एयरफोर्स के सबसे जो बड़े हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने कल बयान दिया है राफेल जो है खाली पतंग उड़ाने के काम आ रहे हैं। आपने नींबू लगाया, पूरे मीडिया प्रेस में सब वही दिखाया, लेकिन आपको कोड नहीं मिला। आप जब उसमें वेपन लोड नहीं कर सकते हैं, आप उसको लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ऐसा सौदा किया गया? ये एक गंभीर विषय अभी नया उठा है।